कोई चैप्टर है हमारा, मैं इसको लिख देता हूँ सर्कुलर मोशन। ठीक है, चैप्टर का ये नेम है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी हम इसमें देखेंगे। अच्छा बेटा, आपको पता है कि मोशन जो है ओवरऑल 2 टाइप्स की होती है जब हम मतलब ब्रॉडर लुक पे देखते हैं तो। ठीक है, एक तो ये है कि कोई बॉडी सीधी लेन के अंदर मूव कर रही है, राइट लेफ़्ट होती है, लेकिन आमतौर पे वो एक ही पैटर्न पे सीधी चल रही है, फिर टर्न लेगी, फिर सीधी चलेगी, फिर टर्न लेगी, यानी जस्ट डायरेक्शनल चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल बॉडी की जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लेन के अंदर होती है। अब उसको लीनियर मूवमेंट हम कहते हैं। अब जब एक बॉडी एक ही पिवट पॉइंट हो सेंटर और उसके गिर्द ही वो रोटेट करना शुरू कर दे, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द जैसे आपका फ़ैन छत के ऊपर जो लगा होता है वो रोटेट आउट शुरू करता है, और एज अ रिज़ल्ट क्या है कि भाई वो लगा ही रहता है एक ही प्लेस पर रहते हुए। इस तरह की मोशन को जो है हम एक स्पिनिंग मोशन कहते हैं। सर्कुलर में भी 2 टाइप्स होती हैं। अगर कोई चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, दैट इज़ अ स्पिन मोशन लाइक सीलिंग फैन। While if something is rotating in a circle or orbiting something, some another body sort of, जैसे we are having the sun in center while all the other planets are revolving around the sun. So the planets moving around the sun are considered as orbiting the sun as a circular motion. This is considered as the revolution also, not the spinning motion of that body. तो अब जब हम किसी भी सर्कुलर, ये मैं भी आपका कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ कि इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे लेते हैं। चलो स्ट्रेट लाइन में तो हमने कह दिया कि पॉइंट ए से लेकर बॉडी जो है वो बी तक है, चाहे वो इधर उधर से घूमती रही, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और बी का, दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर मोशन। बट व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन? सो इन दिस केस जब हम बात करते हैं कि बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो वो जो सेंटर होता है वो उसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट ए से सपोज उसने मूवमेंट शुरू की है, तो वो यहाँ पॉइंट ए से चलती हुई ये पॉइंट एक बी तक सपोज उसने मूव किया, तो ये बी भी एक सेंटर के साथ अलाइंड होगा एंड इट विल मेक एन आर्क ए ओ एंड बी. So this is a sort of an angle theta in case of a circular motion, right? So this angle theta is considered as the angular displacement. In other words, we can say angular displacement is the angle at which a body covers a circular distance, pointing from between 2 points either A or B. तो अब हम जब ये बात कह रहे हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन में एक एंगल सबटेंड करती है एट इट्स सेंटर कोई भी बॉडी, तो बेटे ये एंगल जो है अब हम उसको छेड़ना शुरू करते हैं। तो एंगल आपको पता है कि मुख्तलिफ टाइप का होता है। लाइक एंगल जो है, अगर हम रेवोल्यूशन या चक्कर की बात करें तो 1 रेवोल्यूशन होता है। 1 रेवोल्यूशन ओवरऑल एक बॉडी जब पॉइंट ए से मूव करके दोबारा पॉइंट ए पे आती है। तो अगर इसी एंगल को यानी अगर हम बात करें डिग्रीज़ के अंदर, तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ 360 डिग्रीज़ जब वो पॉइंट बॉडी ए पॉइंट से मूव करके फिर दोबारा ए पे आती है। अगर हम रेडियंस में बात करें तो 2 पाई रेडियंस जो है एंगल होता है। और रेडियन क्या चीज़ है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये मुख्तलिफ आप कहीं के यूनिट्स होते हैं जो मैयर आउट द एंगल। अब इस एंगल को मैयर करने के जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, हम रेडियन, डिग्रीज़ और रेवोल्यूशन, ये जो हमने पढ़े हैं इसको हम आगे देखते भी हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब मैं ज़रा आपको पहले रेडियन बता दूं कि रेडियन क्या है। एक स्ट्रेडियन भी होता है, उसको आप के साथ इतना ज़्यादा लिंक नहीं करते क्योंकि वो आप बहुत कम ही है कि आपके उसमें। अब जो रेडियन है, ज़रा इसको आप कंसेप्ट ज़रा समझें कि बेटे ये एक सर्कल है। सर्कल के ये सेंटर पे आप देखें कि ये पॉइंट ए है। अब ये रेडियस आर है, यानी ओ से लेकर जो ए तक का डिस्टेंस है, अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस मैं अगर इधर लिख दूँ तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन ए से लेकर अगर आप आर के बराबर का डिस्टेंस बी पॉइंट तक आते हैं, इन अदर वर्ड
ए से बी तक जो डिस्टेंस जा बने वो भी 5 सेंटीमीटर हो, इक्वल टू आर हो, तो हम ए बी ए ओ बी ये जो एक एंगल बनेगा, डेवलप करेगा, ये एंगल जो है कंसिडर्ड एज 1 रेडियन। कितना एंगल होगा? 1 रेडियन। अब इसको समझ भी आया या ऐसे ही? मैंने कॉम्प्लेक्स असल में थोड़ा कंसेप्ट है इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। सर, ये सर्कल है और हमने बताया कि ये जो ए ओ बी है और ये जो ऐसे मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस में वो जो एक चीज़ आ रही है वो आर्क है। फिर हमने पढ़ा है कि ए ओ बी कौन सा ए है, ओ बी एक ये थीटा बना रेडियन। रहा है, हाँ, एक और ये, एंगल बना। जी जी, इस एंगल में जितने भी डिग्री आते हैं, अगर ए और बी की जो अब लेंथ है वो आर के बराबर हो, रेडियस की, तो वो जो एंगल बनेगा थीटा, उसको हम कहेंगे कि दैट एंगल इज 1 रेडियन। ओके, द एंगल इज बेसिकली 1 रेडियन। यस यस यस, एंगल की बात कर रहे हैं, और यही एंगल ही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आप ए और बी की बात छोड़ दें, ये ए और बी तो पॉइंट्स हैं जो कि आर्क डेवलप करते हैं, यानी एक एंगल बनाते हैं एट सेंटर। दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? जी सर, समझ आ गई। हाँ, तो बस ये की पॉइंट था। उम्मीद है कि आपको अब अगले कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे। अच्छा बेटे, अब जब जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा इसको, मैं अगेन से कहूँगा कि ब्रॉडर लुक पे देखें, तो सीधी चेन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या था? ए और बी के बीच जो सीधा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। अगर बॉडी इधर कहीं सी पे भी आती है फिर दोबारा बी पे जाती है, तो आपने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है कि भाई वो डिस्प्लेसमेंट है आपका। दैट वाज linear displacement, right? While in case of circular motion, we are considering the angle which is being formed by a body at its center. अब एक सर्कल जब पूरे का पूरा ए पॉइंट से कोई चीज़ शुरू होती है और दोबारा ए पे आती है, तो ये 360 डिग्रीज में रोटेट कर रही है, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अब अगर हम इसको रेडियंस में बात करें तो ये 2 पाई रेडियंस होते हैं। 2 पाई रेडियन किस में इक्वल होते हैं? 360 डिग्री के। और सिंपल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो पाई इक्वल आ जाएगा कितने डिग्री के होता है? 360 को जब डिवाइड करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन है। अब ये आपने रटा लगाना है, कुछ चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स की हुई हैं, आप समझ लें, ठीक है? जी सर। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं। वैसे अगर मैं इसके प्रूफ पे बैठूं तो फिर आपको बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा और आपके पल्ले भी कोई इतना ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। नहीं सर, जो हाँ एमसीक्यू के हिसाब से शॉर्ट जी जी, बनना मैं चाहिए। इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आपका रेडियन जो है उसमें डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा, और ये चीज़ें आपको आगे क्वेश्चन में डिटेल मैंने दे भी रखी है नोट्सों में। तो अब हम थारोली रीड करते हैं इतने कंसेप्ट बिल्ड होने के बाद। अच्छा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ द एंगल। तो अब आपको वो बात पता लगी कि ये एक एंगल है थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स, यानी इन अदर वर्ड ए और बी वाली पॉइंट तक जब वो गया है तो उसने रोटेशन ली है ना उतनी थोड़ी बहुत, और मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, या फिर वो मूव करे, दूसरे लफ्ज़ों में रोटेट करे या मूव करे अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यानी वो उस जो कर्व या आर्क पर मूव करता है, वो सर्कुलर जितने भी थोड़ा सा पार्ट होगा उसकी वजह से जो एंगल बनता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज़ द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ये सबसे शॉर्टेस्ट और आप कहें कि एक जामे डेफिनेशन है, राइट? सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज थीटा। अब थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो कि इन रेडियंस भी हम कंसिडर कर रहे होते हैं, जो इसकी यूनिट्स होती हैं। अब एस जो है ये वो डिस्टेंस है, आर्क की लेंथ है, यानी आर्क की लेंथ से क्या मुराद है बेटे? इससे मुराद ये है कि अगर आपकी बॉडी एक सर्कल में है, ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो यहाँ ए और बी का जो डिस्टेंस है दिस इज़ एस, और आर जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, आर ये हो जाएगा, तो एस बाई आर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो ये आपने अपने पास एक मेमोरी के तौर पर रखना है, क्योंकि इससे हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। हर सारे से मुराद ये है कि इसका कंसेप्ट आगे यूज हो सकता है। अच्छा जी, अब हम इसमें से कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करते हैं कि जो रेडियंस हैं बेटे उसको आर ए डी भी लिखा जाता है, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है?
इसके यस सर। डायमेंशन में एम भी ज़ीरो होगा, एल भी ज़ीरो होगा और टी भी ज़ीरो होगा, प्रॉपर्टी क्योंकि डायमेंशन लेस है तो किसी के एक की भी पावर 1 2 ऐसे कुछ भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी जो डायरेक्शन है ना किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको याद होगा जब हम ए और बी तक पॉइंट की बात करते थे तो डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता था, लेकिन एक बॉडी जो रोटेट कर रही है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो दैट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट मीन्स अगर कोई बॉडी का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये इसके अलोंग होगी, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। तो प्लेन ऑफ मोशन यूँ है, इसके ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, सो दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द मोशन एंगल ऑफ रोटेशन कहें या प्लेन ऑफ मोशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, टाइप, इट इज़ एन एक्सियल वेक्टर जो अलोंग द एक्सिस होता है फॉलोइंग द राइट हैंड रूल। अगर आपको याद होगा कि कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो राइट हैंड को इस तरह से आप अपनी फिंगर्स को मोड़ रखें, ये मैं अगर यूँ करके एक थोड़ा सा हैंड का स्ट्रक्चर, और ये एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, तो ये जो थंब होगा ये अपवर्ड की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये कोई भी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपने अगर ये उसका थंब है किसी भी बॉडी का, तो भाई ये डायरेक्शन अपवर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी राइट, इसलिए उसने लिखा हुआ है कि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। सर और जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? बेटा वो अभी कुछ वो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट करेंगी ना, कि मूव किस एंगल से कर रहा है, किस सर्कुलर पाथ में, यानी क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो राइट हैंड में पकड़ के आप उल्टा हो जाएगा, सिंपल एक्सेस। ठीक है सर, मतलब इसको इतना ऐसे इन डेप्थ ना हाँ, कोई इतनी ज़्यादा समझिए, ज़रूरी नहीं है, बस क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि राइट। एक्सेस के साथ होना चाहिए उसकी डायरेक्शन, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर लास्ट में ये है कि जी थीटा हमेशा 2 पाई रेडियंस होता है और 360 डिग्री के इक्वल होता है कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए। यानी एक पॉइंट ए से कोई बॉडी शुरू हुई और दोबारा ए पे आ गई तो उसने डिग्रियों में अगर काउंट करें तो 360 डिग्री रोटेट किया, पाई रेडियन में देखें तो 2 पाई रेडियंस किया उसने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटे, कि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन की इक्वल और 260 और 360 डिग्री के ऊपर। अब जब 2 और पाई से डिवाइड करते हैं, पाई कितना होता है, पाई को हम 3.18 भी कह लिखते होते हैं अगर आपको याद हो तो, 3.14 सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6.28 होता है। तो जब आप 360 डिवाइडेड बाय 6.28 करते हैं तो ये इतने डिग्रीज की इक्वल आता है, ये 1 रेडियन की वैल्यू है। आप अगर इन इक्वेशंस को देखेंगे आराम से आप कर सकते हैं। मोर ओवर टू कन्वर्ट द डिग्री टू रेडियन करना होगा तो फिर आप वहाँ से क्या करेंगे, जो पाई है उसे वो करेंगे आप, यानी कि डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 360 कर देंगे। यानी ये जो चीज़ पड़ी है आपके पास 360, इसको आप 1 डिग्री लिख दें इंटू 360 कर लें तो ये एक ही बात है, और ये इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब ये 360 इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड कर लें तो 2 पाई ओवर 360 हो जाएगा। अब 2 से काट के 180 हो जाएगा तो पाई बाय 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 बाय पाई 180 बाय पाई के इक्वल होता है। यानी ये उल्टा आ जाता है, आप इसको सिंपल कन्वर्ट कर लेंगे, मेरे ख्याल से ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओके, तो ये मैंने इसकी इक्वेशंस आपको पुट कर दी, आप खुद ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बेटे ये लिखा हुआ कि कैलकुलेशन में क्वार्टर सर्कल चौथा हिस्सा सर्कल का होगा तो उसमें पाई बाय 2 90 डिग्री हो जाएगा, पाई रेडियन 180 डिग्री की और 2 पाई रेडियन 360 डिग्री की इक्वल होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है बेसिकली आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कहें कि बेटे 1 मिनट होल्ड करें, कॉल है। तो बेटे एंगुलर वेलोसिटी जो है इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी वही पुराना तरीका है भाई, जो मेन लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर जब चेंज आता था विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती थी। अब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब ज़रा इसको देखें जी, हम यहाँ से देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स वो थीटा जो था उसके अंदर अगर चेंज होगा विद टाइम तो दैट विल रिप्रेजेंट द एंगुलर वेलोसिटी। अब एवरेज अगर हम देखें एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है,
तो लाजमी सी बात है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था और फिर फाइनल यानी कि जो थीटे, दो डिफरेंट थीटे होंगे उनके दरमियान आप गैप निकाल लें और टाइम भी लिख लें, तो उसकी वजह से जो भी हमारा रिजल्ट आएगा तो उसको हम एवरेज कहते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी होता है। और ये इंस्टेंटेनियस इसलिए होता है क्योंकि ये जो डेल्टा होता है ये बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और डी स्मॉल जो होता है ये छोटी वैल्यू को, तो जब वो गैप बहुत छोटा रह जाता है तो आप कहते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अच्छा, अब जब एक आपकी पूरा यानी कि चक्कर लगता है, चक्कर में जितना भी टाइम लगता है रेवोल्यूशन के, यानी अगर कोई बॉडी है उसने ए से पॉइंट ए से शुरू किया है यहाँ से और दोबारा वो रेवोल्यूशन लेने के बाद ए पे आ गई है, तो इस दौरान जितना भी टाइम लगता है उसको हम कैपिटल टी से टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड जो है ये भी एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू, और 1 ओवर जो टी होता है दिस इज़ इक्वल टू स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई बाई टी लिखा हुआ है तो इसको 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 ओवर टी इज़ कंसिडर्ड एज स्मॉल एफ, राइट। और होपफुली कि ये आपके नॉलेज में होगा, ओके। हम ज़रा नीचे चलते हैं बेटे आगे। अब जो आप कहें कि लीनियर वेलोसिटी है और जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी, उनका रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है। इसी से रिलेटेड कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके एमसीक्यूज़ की टाइप भी आ सकती हैं। और ये एक ऐसा आप कहें कि रिलेशनशिप है कि आपको ये एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप के तौर पर मिल रहा है। आगे एक्सेलरेशन भी इसी पैटर्न पे होगा, यानी कि जो लीनियर होता है ना वही लीनियर किसके इक्वल होता है, लीनियर जो है वो सर्कुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है, लेकिन उसके साथ रेडियस मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल ये है। इसी तरह जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा उसको आप ए कहते हैं, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसको हम अल्फ़ा कहते हैं। तो अब अल्फ़ा के साथ आर को मल्टीप्लाई कर दें, आर अल्फ़ा, तो ये एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपकी सर्कुलर मोशन है उसमें रेडियस को मल्टीप्लाई कर दें उसकी सर्कुलर वेलोसिटी के साथ, दैट विल बी इक्वल टू the velocity of that same object if that body is moving in a straight lane, और आप कहें कि जो लीनियर मोशन हो रही होती है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद बेटा अगेन से कि रेडियंस पर सेकंड आ जाएंगे। रेडियन थी उसके यूनिट्स थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, तो पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम किया है हमने, और ये भी उसी तरह डायरेक्शन सेम ही है, कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब जो अलॉन्ग द एक्सेस होता है बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसमें भी होता है। अब आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होगा दैट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है बेटे इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो यहाँ अगर आप देखें तो लिखा हुआ है क्लियर कट कि अल्फ़ा एवरेज इज़ इक्वल टू चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। ये जो है इक्वेशन वही चीज़ है। अब थीटा की जगह पे क्या आ गया, अब एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। और अगर आप देखें तो डबल डेरिवेटिव हो जाता है थीटा का, ये एक यानी इसको बल्कि छोड़ ही दे तो बेहतर है क्योंकि ये आपको परेशान करे थे। सिंपल आपने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम है, जो मैंने अभी आपको बताया रिलेशन के रिलेशन अगर आप देखेंगे तो ए इज़ इक्वल टू जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसी को हम टेजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जो कि टेजेंट के अलॉन्ग होता है। और टेजेंट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटे कि अगर कोई बॉडी ये एक सर्कल में मूव कर रही है, खुदा न खास्ता ये इस पॉइंट से ये बॉडी को अंदर की तरफ जो पुल करने वाली रस्सी वगैरह वो छूटती है तो ये सीधा मूव करने शुरू होगी, यानी यहाँ से आने के बाद ये सीधा यूँ निकलेगी। अगर इस पॉइंट से छूटेगी तो वो यूँ जाएगी, इस पॉइंट से यूँ जाएगी। तो ये टेंजेंट होता है जिसको आप कहें कि एग्जैक्टली उस पॉइंट से आगे वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यानी ए से, और रेडियस आर होता है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब डबल टाइम से डिवाइडेड है तो इसलिए आर स्क्वायर होता है, उधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं और यहाँ पे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। सिंपल वही चीज़ें हैं, कुछ भी नया नहीं है। अब इसमें जो आपकी लीनियर मोशन ऑफ इक्वेशंस थी उन्हीं को हमने कन्वर्ट कर लिया है एंगुलर मोशन के अंदर। अब वहाँ पे आप सिंपल देखें जो आपके पास लीनियर मोशन की इक्वेशंस हैं उसमें v जो है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल होती है ना। तो हम जहाँ पे u लिखा हुआ इट मीन्स कि दैट इज़ एन इनिशियल वेलोसिटी। v f इज इक्वल टू vi प्लस at होता है। अगर आपको पुरानी वाली इक्वेशन याद हो मैं अगर इसको v इज इक्वल टू मैंने क्या गलती किया,
एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन थी। अब यहाँ पे देखें v जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, u रिप्रेजेंट कर रहा है वी आई को, ए टी जो है ये उसी तरह है। अब इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, वी आई की जगह पर ओमेगा नॉट आ जाएगा इनिशियली, यानी कि आपकी जो एक्चुअल वेलोसिटी थी, और ये अल्फ़ा टी हो जाएगा। यानी आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या कंसिडर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को आप कंसिडर करेंगे ओमेगा नॉट से, और जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी अल्फ़ा, और यहाँ पे ना जो डिस्टेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ थीटा, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, ये डिस्टेंस के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ से कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी आपके उससे आने वाली, ये मैंने फिर भी आपको बता दी इक्वेशंस के हवाले से। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ आ सकती है वो फिर से आपके पास ये कमाल के कंसेप्ट आ सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के हवाले से और सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से, और वो वहाँ से पूछ सकता है कि अगर हम रेडियस को इतना चेंज करें तो उससे आपके पास हाउ मैनी टाइम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स विल अफेक्ट, या उसके अंदर क्या चेंज आएगा। तो बेटा यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो इसकी डायरेक्ट आप इक्वेशन रट लें। जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना वो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल वी स्क्वायर ओवर आर की इक्वल होता है, ये आप मेमोराइज़ कर लें, ठीक है। ये एक डेरिवेशन के ज़रिए से आती है वैसे तो, और अगर हम थोड़ा सा इसको यूँ देखें कि जो आपके पास क्या कहते हैं v है वेलोसिटी, इसके अंदर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी होती है आर ओमेगा, तो उसका स्क्वायर है ओवर आर आ जाता है, तो इसमें आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा, तो ये आर पूरा काट जाएगा स्क्वायर से, तो आर ओमेगा स्क्वायर भी जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो सॉरी है क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका फार्मूला हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे मैंने आपको अगर अलग से सॉल्व भी कर दिया, लेकिन ये जो लिखा हुआ है तो उसी को ही फॉलो करिए। अब जब एंगुलर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटे है वेलोसिटी ओवर रेडियस आर है, ठीक है, और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड और इसका है स्क्वायर, इट मीन्स कि मीटर का स्क्वायर और पर सेकेंड का इन्वर्स 2, ओवर क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा भाई, क्योंकि नीचे रेडियस लिखा हुआ है मीटर है, तो मीटर से ये कट गया तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास आप जो सीधा आम एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन होता है बिल्कुल उसी तरह से यूनिट्स होंगे इसके, और फिर ये क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं बेटे। तो डायरेक्शन इसकी भी अगेन से जो है ना ये कह रहा है कि ये अलॉन्ग द एक्सिस नहीं होती, इसकी रेडियल डायरेक्शन होती है, जिसको आप टेंजेंशियल डायरेक्शन भी कह रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई कि डेविएशन फ्रॉम द ज्योमेट्री, ये कुछ पॉइंट्स हैं, बल्कि इसको जाने देते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको आपने भी निकाल देना है। ओके, इसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज़ है जी? अब एक ऐसी फोर्स जो नेट फोर्स जो एक बॉडी को कंपेल करती है कि वो सर्कल के अंदर मूव करती रहे, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट। अब हमें पता है कि जो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल है, या नॉर्मली F इज इक्वल टू होता है ma। जब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन शुड बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन m, और वो है v स्क्वायर ओवर r, तो ओवरऑल जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनता है दैट बिकम्स द mv स्क्वायर ओवर r। अब यहाँ से जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो कौन से हो सकते हैं बेटे? एक तो ये है, दूसरा इसका फार्मूला जो है v की वैल्यू r ओमेगा पुट करते हैं, m r ओमेगा और इसका स्क्वायर ओवर r करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर ओवर r, और मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ r इसके स्क्वायर से कट जाएगा, m r और ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो रिज़ल्ट आया है बेटे, ये दोनों रिज़ल्ट्स, ये वाला भी और ये ऊपर वाला भी, इन दोनों को आप गौर करें, और ये इसने पता है आपको क्या कहना है कि आप अगर जनाब रेडियस को चेंज करते हैं तो सेंट्रीपिटल जो है वो फोर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो सीधा सीधा आपने
पहले वाला फार्मूला देखना है। मैं अब आपको दोबारा करके भी ये दिखा देता हूँ, ज़रा क्लीन कर लें कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना बेटे, वो एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर। अब वो कहते हैं कि अगर किसी बॉडी का जो रोटेटिव सर्कल है, अगर उसका रेडियस आप 2r कर दें, रेडियस डबल कर दें, 2r का मतलब ये है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इट मीन्स कि यू आर रिप्लेसिंग r विथ 2r। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली एम वी स्क्वायर ओवर r की बजाय आप 2r लिख लेंगे, तो ये सारा उसी तरह एम वी स्क्वायर आर, ये तो एफ सी है और नीचे जो है ये 2 पड़ा हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बिकम हाफ। यस अब बिल्कुल। हाँ, अब एक और चीज़ इसी से मैं लिंक करवाता हूँ आपको, वो ये क्या ये आ सकती है कि भाई इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैज़ बीन डबल्ड और हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय हाफ, रिड्यूस या डबल की, ये आपने इक्वेशन से ही इधर उधर कर लेना है और आपने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट देनी है वहाँ से, और वो कभी भी आपको वैल्यूज़ भी नहीं देगा। यहाँ पे मैंने सिंपल एफ सी ओवर 2 कर दिया है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, जस्ट उसने ये कहा कि रेडियस को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सेंटीमीटर फोर्स पे, राइट। सो यहाँ जो केस है उसको मैं दोबारा से नीट एंड क्लीन करके अब वेलोसिटी के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। अब वेलोसिटी में ये होगा बेटे कि एम वी का स्क्वायर ओवर आर है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब उसकी इक्वेशन है। अगर वेलोसिटी को आप डबल करते हैं तो 2v हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप जो मिस्टेक करेंगे बेटा वो ये होगा कि एम वी की जगह पे आप 2v तो लिखोगे लेकिन उसका स्क्वायर नहीं लोगे, तो स्क्वायर भी लेना है आपने, राइट। डिवाइडेड बाय आर उसी तरह रहेगा। अब एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, एम वी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ओवर आर। अब ये सारी चीज़ आपके पास एफ सी है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो 4 टाइम्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी, 4 एफ सी हो जाएगा। यानी ये रिड्यूस्ड बाय हाफ होती है लेकिन डबल्ड या टेट्रा टाइम्स यानी क्वाड्रपल हो जाती है, उसको आप कहीं 4 टाइम्स बढ़ जाती है, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर वो आपसे एक और, मेरे ख्याल से ये कोई एक्सट्रीम का ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, अगर मैं कहूँ तो आपका कंसेप्ट अच्छा से बिल्ड हो चुका है, तो चलो ये मैं बताता जाऊँ कि अगर आपके पास अगेन से वो एफ सी इज इक्वल टू, आपको पता है कि एम, बेटे अब जो लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बताने लगा था बेटे, वो ये है कि एफ सी इज इक्वल टू एम ए होता है और ए सी होता है एक्सेलरेशन। अब अगर अब आपसे कह दे कि आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको आपने डबल कर दिया, इट मीन्स के एम की जगह पर ए सी के साथ 2 आ जाएगा, तो एम ए सी और 2 हो जाएगा, तो आपका ये तो वही वाली एफ सी ही है, तो 2 एफ सी ये भी 2 टाइम्स हो जाएगी, सिंपल ये। यानी ओवरऑल बात करूँ तो इसकी इक्वेशन को मॉडिफाई करने के लिए वो कुछ भी कंडीशन दे देगा, तो आप इसकी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लें और इसका यूज़ करना भी आप सीख लें, क्योंकि यही चीज़ें आने वाली है बेटे। फोर्स है अगेन से, तो यूनिट सेम वही न्यूटन्स के होंगे, और इसकी जो वर्क डन जो है इसका हमेशा ज़ीरो होगा, कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन नहीं करती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप समझें तो। रीज़न क्या है कि बच्चों को अब वो कहेगा कि आपसे ना सिंपल ये भी कह दे कि एक बॉडी है, वो सर्कुलर मोशन में जनाब इतना डिस्टेंस उसने तय कर ली है, तो बच्चे क्या करते हैं, फोर्स को ले लेते हैं 10 न्यूटन और डिस्टेंस जितना भी होता है एफ डॉट डी करके वही निकाल लेते हैं वर्क इतना। हालांकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होती है सेंटर पे। मैं इसकी थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको एक लाइन में। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड सेंटर होता है, ये डायरेक्शन होती है इसकी, बॉडी चलती है इस डायरेक्शन पे, तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर होने के नाते एफ डॉट डी जब आप करते हैं तो वो एफ डी कॉज ऑफ थीटा हो जाता है, कॉस थीटा कॉस 90 हो जाता है, कॉस 90 जो है ये बेटे आपके पास 0 हो जाता है। इट मीन्स कि योर सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट एलिजिबल टू डू वर्क, आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसमें कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके अंदर उसने डिफरेंट सिचुएशंस दे के ना पूछ रखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें कैसे वर्क करेगी या कैसे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से चलो हम इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट टाइड टू अ स्ट्रिंग, अगर एक बॉडी आपने स्ट्रिंग से बांध रखी है तो
टेंशन इन द स्ट्रिंग आप कैलकुलेट करके सोर्स उसका जो सोर्स है सेंटीपीटल जो उसको सेंटर की तरफ मोल्ड कर सकता है, तो वो क्या है कि टेंशन जितनी भी स्ट्रिंग के अंदर होगी वो फोर्स होगी। मतलब अगर एक बॉडी वैसे तो मूव सर्कुलर में ही कर रही है, ठीक है, लेकिन आपने बांध रखा है, ये एक पत्थर है और आप रोटेट करवा रहे हैं यहाँ खड़े होके, तो ये अब जितनी ज़्यादा इसके अंदर टेंशन होगी दैट विल बी द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। ये वही, यानी अगर रस्सी काट दें तो कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी। कार ऑन द फ्लैट रोड तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन होगी बिटवीन, इसको मेरे ख्याल से छोड़ दें, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये कॉमन एग्जाम्पल। रोड बैंकिंग का एक फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है और अगर मैं इसको रेड कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि ये इसमें से कुछ पूछेगा। ये कोई मतलब आप कहें कि टिका के कोई पागल बंदा बैठा हुआ होगा तो पूछ लेगा, मैं इसको सारे ही रेड कर लेता हूँ। ये मेरे ख्याल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़। जी बेटे, हाँ मैंने इसने तो और भी 3-4 बता रखे थे, मैंने वो काटे थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस पर भी कोई आने। ओके, अब यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म जैसे पंखा चलता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, राइट, वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों? क्योंकि हर टाइम पे पंखे के जो पर होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो अगर कोई पार्टिकल पंखे के पर के ऊपर है तो वो हर लम्हे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। वो पहले एक एंगल पे जा सकता है, फिर अगले एंगल पे, फिर अगले लम्हे अगले उस पर, और कंटिन्यूसली चेंज करेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC, जो कि कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। और एक मिनट बेटे, अच्छा इसके बाद ज़रा अगर आप देखें तो एक मिनट, इसको हम यूँ क्यों नहीं कर लेते। अच्छा इसको मैंने क्या चेंज कर दिया यार, अच्छा यहाँ तक। ओके, इसके बाद है जी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो अल्फ़ा हमेशा 0 होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फ़ा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी उसकी कांस्टेंट होती है, और मोमेंटम जो है वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि v चेंज होती है, और मोमेंटम जो है वो किसकी इक्वल होता है, कि मोमेंटम जो है वो mv की इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करता तो फिर कोई हम अलग बात करते, यहाँ पे उसने सिंपल मोमेंटम बोला है, तो मोमेंटम विल डेफिनेटली चेंज बिकॉज द वेलोसिटी इज गोना चेंज इन द ईच आप कहें कि स्टेप। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ये तो वैसे भी चेंज इन टाइम होता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है, तो वेलोसिटी चेंज होती है। ओके, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि बॉडी की मोशन चेंज हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। मोर ओवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वही वाला है जो सीधा चला जाएगा, तो ये दोनों जो हैं आप कहें कि नॉन ज़ीरो होंगे। काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है विद स्पीड। अगर काइनेटिक एनर्जी, जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, कम होगी तो कम। अब डिस्प्लेसमेंट s होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो थीटा होता है। ये अब लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी का रिलेशनशिप है, और ये बहुत अहम है, आपको हेल्प आउट करेगा। ये वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, इनका रिलेशन जो होता है v=r ओमेगा होता है। ये इसी तरीके से आप बाकी भी रिलेशंस पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी चीज़ इसके अंदर मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती आप ज़रूर पूछ लें, अदरवाइज़ ये बहुत आसान है। फिर इसके बाद जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत बच्चे कंसिडर करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझ लें MCQs के तौर पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ नॉट अ रियल फोर्स, इट्स अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स होती है कि फेल्ट इन अ रोटेटिंग फ्रेम। जाहिर सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है, पहले तो आपको ये पता नहीं जी। अंदर तो हाँ, सेंट्रीफ्यूगल अपोजिट होती है, तो अपोजिट वाली फोर्स भी तब लगेगी ना जब सेंट्रीपिटल शो होगी, तो इट मीन्स कि वो तो अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल डेवलप हुई है, तो इसलिए वो सूडो फोर्स है ना, कि एक्चुअल में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए वो सेंट्रीपिटल। भाई ये सिर्फ आपको ये बताए, वही वाले रिलेशंस पढ़े हुए हैं। RF ये बता रहा है कि लीनियर में ये जो चीज़ें ऐसे होती हैं, एंगुलर में उनको हम इन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, R के साथ रिलेशनशिप आ जाता है, बस।
जो हो जाए वेल एंड गुड है, जो नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा। ये हैं वही पुराने वाली जो पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं, राइट। अच्छा बेटे, अब हम ज़रा एक्सलेशन एग्जिस्ट इवन एट द कांस्टेंट स्पीड। सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज, सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी डायरेक्शनल चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली उसमें भी चेंज आएगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ डायमेंशनलेस, तो रेडियन इसके यूनिट्स हैं। तो लोग कहेंगे भाई, या आपको यूँ लगेगा कि ये डायमेंशनलेस कैसे हुआ। एक्चुअल रेडियन के भी आगे फर्दर जो आप कहें कि मीटर पर सेकंड, ये किसी कुछ नहीं है। ऑलरेडी ये दो यूनिट्स, ये दो सेम क्वांटिटी का आप कहें कि रेशो है, तो इसलिए इसमें भी कोई यूनिट्स नहीं होते। मोमेंटम इज़ नॉट कंसर्व्ड इन द सेंटर। इसको छोड़ दें आप, मैं ये सारे पॉइंट्स रेज कर रहा हूँ, आप वैसे मिक्स ना हो। जो से कंसेप्ट डेवलप हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, अब आ जाते हैं बेटे इनके एमसीक्यूज़ की तरफ। अब एमसीक्यूज़ में आप देखें, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़। अब मुझे बताएं कौन सी डायरेक्शन होती है? इन द प्लेन ऑफ रोटेशन होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होती है, अलोंग द एक्सिस होती है, ये दोनों होती हैं, ए और सी। सी दोनों हैं, बिल्कुल ठीक है। ये आगे रीजनिंग लिखी हुई है कि किस वजह से है। ओके, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कुलर मोशन इज़। ये डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशंस होती हैं, या डायमेंशनलेस है, बिल्कुल ठीक है। नीचे उसकी रीज़न लिखी हुई है। लेकिन एक चीज़ और भी, इसमें यूनिट्स भी तो नहीं होते ना, तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस वाली बात अगर है तो वो हम कंसिडर करेंगे। तो वही है ना बेटा, मैंने इसलिए उसमें से जो की निचोड़ के रखा हुआ है वो है कंसेप्ट। अब इसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव तो होपफुली आपका 100% निकल जाएगा। जो सोल्यूशन है वो भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। टोटल 21 एमसीक्यूज़ हैं गलमन इसके। हाँ, कि उसमें अमेंडमेंट होती है थोड़ी बहुत। मैं आपको रीशेयर कर दूँगा फाइल को। तो बच्चे, मैं ठीक, बहुत गर्मी हुई बैठी है मुझे, और मैं चाह रहा हूँ बस इसको वाइंड अप करें हम, ठीक है ना? हाँ, ओके। अब एक व्हील टर्न करता है अगर एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे, यानी घूम रहा है वो, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, जैसे गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो अब ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो लाजमी सी बात है, ये बात तो ठीक है, सारे पॉइंट्स एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे ना। ओके, ईच पॉइंट ऑन इट्स रूम मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बल्कि सॉरी, ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो टर्न ले रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी, वो हर लम्हे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये बात गलत है। नीचे जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट कैसे हो सकता है? ये भी गलत है, ठीक है। ओके, इसके बाद है जी, द एंगल थ्रू विच द व्हील टर्न्स इन ईच सेकेंड डिक्रीजेज। तो नहीं भाई, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें डिक्रीज क्यों होगा एंगल? द व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम। हाँ, ये बात ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आप मुझे बताएं इसमें से रिलेशन कौन सा है? अभी मैंने बताया v इज इक्वल टू किसके होते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं। उल्लू, मैंने कहा है कि वेलोसिटी लीनियर इक्वल होती है एंगुलर के, बस r मल्टीप्लाई होता है। हाँ, तो जो परमानेंटली याद रखे ना, द पीरियड ऑफ अ सर्कुलर
ए दो 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 साल गुजर गए हैं, अच्छा अब याद करने दोगे, शायद जैसे वो बिल्कुल पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। मेरा बच्चे आपका अलग ही स्वैग है, 5 दूनी 10 साल लगाने हैं हमने MBBS में। बात तो सही है वैसे, तब देखी नहीं जाती फिर। ओके ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं, हम पढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, किस तरह? अब पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है? टाइम पीरियड जो एक रेवोल्यूशन का होता है। हाँ शाबाश, नीचे से देख लिया, आपको पता है बेटे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf भी होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ये होता है ना, इस तरह होता है। तो ये टी जो है उधर चला जाता है और वहाँ से ओमेगा जो है वापस आ जाता है इधर, तो रिप्लेस हो जाते हैं। तो 2π/ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल टी, राइट। हाँ भी यकीन करें भाई, प्राउड वो बच्ची माशाल्लाह से, ये नहीं है कि आप नहीं हो, आप पढ़ जाओ तो फिर कहूँगा ना। अब लेकिन रेहा भी मेहनत तो करती है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। हम मतलब आप कहें कि आप अगर ऐसे हैं कि आपका दिमाग काम नहीं करता तो ऐसी बात नहीं है। आप यार वो नहीं हो सीरियस अपनी पढ़ाई को लेके, कभी कभी बीच में से आप अपनी मी टाइम आपका बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको हर टाइम रिलैक्सेशन चाहिए होती है शायद। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलोज अ, ये कब यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी रखेगी? एलिप्टिकल पाथ पे तो डायरेक्शन चेंज होगी, सर्कुलर पे भी होगी, पैराबोला में भी डायरेक्शन चेंज होगी, और रेक्टिलिनियर सिंपल लीनियर को कहते हैं, तो रेक्टिलिनियर पाथ पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ओके, तो इसलिए वेलोसिटी सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कितना होता है जी? r टाइम्स द लीनियर एक्सेलरेशन, लाजमी सी बात, r टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन इज 1/r टाइम्स द, देखें वो कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है। तो पहले तो आप a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r एल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन ये है, तो इसको निकालने के लिए r को उधर डिवाइड कर दें तो a/r हो जाएगा। तो यानी 1/r टाइम्स द लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल्फा, गॉट इट। तो 1/r टाइम्स द लीनियर एक्सेलरेशन, ये आपके पास आंसर आएगा। हाँ बड़ी बात है, आजकल तो पहली दफ़ा ही समझ आ रही है। सही बात है, मैं हैरान हूँ। हाँ पॉइंट आपने नोट कर लिया, आज आप मतलब आंखें खोल के बैठिए। काफ़ी बेहतर होगा। फिर दूसरी बार घंटा 2 भी बैठे रहो तो फिर जलालत एज इट इज़ रहते हैं मसले। बिल्कुल ऐसा। ओके, ये वही वाला है कि ये आपको पता है लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर या आर अल्फा, एक ही बात है, ये अभी थोड़ी देर पहले पता है। ओके, नेक्स्ट है जी, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज, अब सोल्यूशन, अब आगे सोल्यूशन वाले थोड़े से। अब लीनियर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इफ़ द व्हील्स ऑफ द कार हैव अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? देखिए इतना सिंपल है, ये एक गाड़ी का व्हील है और इसका डायामीटर मींस के वन एंड से दूसरे एंड थ्रू सेंटर ये 1 मीटर है। तो सेंट्रल प्लेस से ये आर कितना हो जाएगा भाई? 1/2 मीटर, मींस के 0.5 मीटर हो जाएगा। डू यू एग्री? ये आर है और ये है उसका लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, तो एल्फा विल बी इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन बाय आर।
लीनियर एक्सेलरेशन है जी 10 और बाय आर जो है वो 0.5, और जब इन दो को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर जो है वो 20 रेडियन पर मीटर पर सेकंड से। गॉट इट। ओके नेक्स्ट चलते हैं बेटे। आगे आ जाता है कि लीनियर एंड एंगुलर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक व्हील रोटेट करता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। जैसे एक साइकिल या बाइक का व्हील होता है, फ्रंट व्हील, तो उसके सेंटर से एक्सेल गुजर रहा होता है और वो उसके अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा होता है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब वो जिस प्लेन में अगर उसको आप लेटा लें, मतलब हॉरिजेंटल फैशन के उसके अंदर मूवमेंट करवाएं, तो वो परपेंडिकुलर फॉर्म में चला जाएगा एक्सेस विद स्लोली इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड। आप थोड़ी थोड़ी आप एंगुलर स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। देन इट हैज़, फिर उसमें क्या होगा भाई, रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या टेंजेंशियल वेलोसिटी but the acceleration have both components। दोबारा समझें, पहले क्वेश्चन को समझ लें सही से। ये आपका व्हील है, ये सेंटर में उसकी ये तारें लगी हुई हैं, समझ लें ये व्हील है। आपने यूं एक एक्सल रखा हुआ है और ये आर पर, और ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ये सेंटर से ये पास ऑन हो रहा है और ये हॉरिजेंटल। अब ये व्हील ऐसे पड़ा हुआ है, एक्सेस यूं पड़ा हुआ है वर्टिकली अप एंड डाउन। अब इसकी आपने स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई, स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। स्पीड इंक्रीज का मतलब क्या है, वी चेंज हो रही है। अब वी कौन सी चेंज होगी भाई, वो वेलोसिटी जो भी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी मीन कि जो यहाँ से सीधे जाता है, वो तो ऑटोमेटिकली पहले भी चेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो हर लम्हे अपनी डायरेक्शन मोल्ड कर रहा था। तो एक तो वी चेंज हो रही है, स्पीड में मैग्नीट्यूड के अंदर भी चेंज आ रहा है। तो वो कह रहा है कौन सी चीज़ चेंज होगी, तो वो कह रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। लेट मी चेक, दोनों ही उसके कंपोनेंट्स चेंज होंगे। हाँ, डी वाला ठीक है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी भी चेंज होगी क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो फिर बेटा ही आपके पास इसका आप कहें कि एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों जो हैं वो चेंज हो रहे होंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर। क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज 90 डिग्री का होता है। अंडरस्टूड है भाई। अब देखो, ये है बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, लीनियर वेलोसिटी ऐसे होती है, दूसरी सेंटर में होती है, तो एंगल कितना हुआ? हाँ जी, तो यही होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, आगे ये 90 डिग्री आ गया। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मूविंग सर्कल इज। अब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। अभी मैंने बताया कि वो सीधा जाएगा अगर छोड़ेंगे तो, अलॉन्ग द टेंजेंट होगी लीनियर वेलोसिटी। नेक्स्ट है जी, द रेशो ऑफ द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन टू द एंगुलर वेलोसिटी गिव द यूनिट ऑफ। ये बड़ा एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है। एंगुलर एक्सेलरेशन पहले तो आप देखें जी, एंगुलर एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी की होती हैं रेडियन पर सेकंड। अब रेडियन -1 वाला ऊपर जाएगा तो रेडियन भी ख़त्म हो जाएगा, रेडियन से -1, एक -1 ऊपर जाके +1, तो ये पर सेकंड आएगा। पर सेकंड किसके यूनिट हैं? फ्रीक्वेंसी के। यही टेक्निकल क्वेश्चन बच्चों ने कोई नहीं करने बैठ के, वो रट्टे मार रहे होंगे शुद्धे कि क्या वाला चीज़ किधर जा रही है, क्या करें, पता नहीं क्या क्या लगे बैठे होंगे। ओके, अब आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स पे। सेंट्रीपिटल, इफ़ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर पाथ, एक का रेडियस कैपिटल आ रहा है, दूसरे का स्मॉल आ रहा है, देन द टाइम पीरियड आर सेम, कैपिटल टी सेम है, द रेशियो बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ कितनी होगी भाई?
धोखा नहीं लगाना। इसको सॉल्व करते हैं। ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, राइट। ये एक और सर्कल है, इसका रेडियस है स्मॉल आर। इसका टाइम पीरियड टी है, इसका भी टाइम पीरियड टी है, दोनों के टाइम पीरियड सेम है। अच्छा, अब वो कहता है द रेशो बिटवीन देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो किसकी इक्वल होता है, वी स्क्वेयर ओवर आर कैपिटल एक है, फिर वी स्क्वेयर ओवर स्मॉल आर ये दूसरे का है। तो इनका आपस में जब वो निकालेंगे तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगी, ये आर जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर वाला आएगा। ठीक है ना, ये आपके पास होगा। और ये कैपिटल, ये ए वाला ही है, आपने कहीं देखा हुआ है। तो हम वो बात जैसे भी आप करेंगे ना वो कोई इशू नहीं है। असल में यहाँ जो मेन चीज़ आएगी ना वो आप इसका वो जो हम कहते हैं रेस्पेक्टिवली वाला केस, कि पहले आपने आर वाला किसका लिया और दूसरे स्मॉल वाला किसके लिया। अगर इसी तरह लिखेंगे तो पहले वाले जो वी स्क्वेयर ओवर आर है इसको पहले रखेंगे, डिवाइडेड बाय फिर करेंगे वी स्क्वेयर ओवर स्मॉल आर, राइट। तो अब हम यार नहीं होगा ना, अब ये आर बड़े वाला, फिर वही कह रहा हूँ ना कि असल में उसकी वजह से आएगा। हाँ, आप जो यार मैं दोबारा अभी देख लेता हूँ। वी स्क्वेयर ओवर आर है डिवाइडेड बाय आपका है वी स्क्वेयर ओवर स्मॉल आर। एक मिनट पहले मैं चेक करूँ। If the radii of two circular paths are capital R and smaller, their time periods are same, then the ratio between their centripetal acceleration। तो हम यही कहते हैं ना, एक आर का ये है डिवाइडेड बाई ये है, तो वी स्क्वेयर ओवर आर, ये तो वही आ रहा है, आर ओवर वी स्क्वेयर हो जाएगा, ये कट जाएगा, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर आता है भाई। हाँ, उसने को टाइपो एरर मारी होगी। या आप ना क्वेश्चन, आप एक काम करें, क्वेश्चन को ना अपनी बुक से टैली कर लेना कि उसमें स्मॉल आर को पहले लिखा हुआ है कैपिटल को, तो फिर आपको समझ तो आ गई। रिकॉर्डिंग भी है तो आप इसी तरीके से कर लेंगे। ओके, अच्छा नहीं, इसने उल्लू के पट्टे ने एक और काम किया है ना, हमने तो वी स्क्वेयर ओवर आर से किया है ना, राइट। इसने एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर होता है, ऐसे ही है ना। अब इसको जब सेंट्रीपिटल उसमें रेगुलर में जाते हैं तो आर ओमेगा ऊपर आएगा, उसका स्क्वायर ले लें, ओवर आर इसी तरह रहेगा। जो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आप कट जाएंगे, यानी आर नीचे से कट जाएगा इसके एक स्क्वायर से। तो ये इक्वेशन आती है सेंट्रीपिटल की। तो एक आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर और दूसरे का आएगा स्मॉल आर ओमेगा का स्क्वायर, फिर ये ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा और कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर आएगा। क्या हो गया? ओ भाई, मैं कह रहा था कि लीनियर वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसने जो है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसी चीज़ को निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपने बस इसको मेमोराइज रखना है कि ये रेशोज उन्होंने एंगुलर वेलोसिटी से निकाली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नूर बहुत थका हुआ हूँ, बेटा मुकाओ इसमें, हम थोड़ा लंबा हो गया जी। क्या हो गया? ओके, इन केस ऑफ प्लैनेट्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय, लाजम सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स ही दे रही होती है, ठीक है ना। ओके, अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो फिर क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती भाई, उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इट हैज़ नो एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा, ये भी गलत है। इनवर्ड एक्सेल
आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, ये सी वाला या डी वाले में से हो सकता है, और इनवर्ड एक्सेलरेशन ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि जब सर्कुलर मोशन है तो हमेशा उसकी डायरेक्शन इनसाइड, हाँ वो नहीं हो सकता। जब फोर्स इनवर्ड है तो उसी डायरेक्शन में होगा। ओके, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ एफ, व्हाट वुड बी द सेंट्रीपिटल इफ द रेडियस बिकम्स 2 टाइम। ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं करके दे रहा। ये सोल्यूशन हुआ पड़ा है नीचे, लेकिन मैं सिर्फ वो आपको मैंने अभी थोड़ी देर, ये वही है ना, रेडियस को 2 टाइम किए 2r कर दिए, बस 2r पुट किया तो ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, नीचे r 2 टाइम हो जाएगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कौन सी चीज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग नहीं होती? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता भाई, बाकी सारे होते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है। द 90, okay, a cyclist turns around at a curve of 15 meter per second, he turns at a double speed, the tendency of overturn is, अब वो स्पीड डबल कर देता है टर्न पर, पहले कार में वो 15 था, अब ये वही चीज़ है, स्पीड में वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी उसने 2v कर दी, डबल कर दी है, तो वो 4f के इक्वल हो जाएगा, राइट। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और बाकी वो सेम चीज़ रहेगी, क्वाड्रपल हो जाएगा। A body is जी, तो ऑटोमेटिकली बाकी भी रिवर्स हो जाएगी चीज़, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, लेकिन सेंट्रीपिटल अगर फोर्स की बात करें फिर सेम रहेगी ना। एक मिनट, वो कह रहे डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिवर्स दैट रिमेन सेम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा स्टेटमेंट कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में भी इसके साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ये सेम ऑप्शन आ गया दोनों। सेंट्रीपिटल विल नॉट सफर एनी चेंज इन द डायरेक्शन, ये भी ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है, ये ऑप्शन ये ठीक है। इसने रीज़न लिखी हुई है कि भाई मैग्नीट्यूड एफ डिपेंड ऑन वी एंड आर पे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स देखो ना, एम वी का स्क्वायर ओवर आर है, तो जब वी चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड तो उसकी चेंज नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी तो ओवरऑल आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज होगी। एंड दैट वाज ऑल।